Hello and welcome, guys. This is lesson number 4, Lord Hastings, and he was there in India from 1813 to 1823. Okay, and this lesson is from class 12, मॉडर्न हिस्ट्री बुक ऑफ तमिलनाडु बोर्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो कहानी स्टार्ट होती है किसके साथ में? कहानी स्टार्ट होती है लॉर्ड हेस्टिंग्स के 1813 में, 1813 में गवर्नर जनरल बनने के साथ में। लॉर्ड हेस्टिंग्स को आप याद रखते हैं उनकी फॉरवर्ड पॉलिसीज के लिए और उन्होंने जो कुछ युद्ध किए थे उसके लिए। वैसे इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपाल के बारे में, गुरखास के बारे में, पिंडारिस के बारे में, मराठाओं के अंतिम युद्ध के बारे में और मराठाओं की जो पराजय होती है वो क्यों होती है उसके बारे में। ठीक है, तो खैर हम लोगों ने देखा कि इनसे पहले जो लॉर्ड वेलेस्ली आए थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना एक्सपेंशन किया और उसके बाद में इनके ऊपर में ये दायित्व है कि ये फर्दर आगे जो एक्सपेंशन है वो आगे बढ़ाए। उस समय इंडिया में जो कंडीशंस था उसमें कुछ थ्रेट्स फिर से निकल के आने लगे थे। ठीक है, और वो थ्रेट्स क्या थे? वो थ्रेट्स थे पिंडारिस का। अब ये पिंडारिस कौन थे? अगर आप लोगों को याद आए तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब कुछ पॉलिसीज के तहत भारतीय राजा जो थे वो अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दे रहे थे, अपनी जो सैनिक थे उनको नौकरियों से निकाल दे रहे थे, तो उनका एक गुट, उनका एक समूह जो कि राजाओं के आर्मी में लड़ता था, जो कि हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, वो क्या करने लगा था? वो एक हिसाब से डकैती आप जो से बोल सकते हो कि प्लंडरिंग करना लगा था। ठीक है, और मराठा जो थे वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ये तो पिंडारी एक प्रॉब्लम थी। दूसरा एक प्रॉब्लम था ये जो मराठा चीफ्स थे, अलग अलग जो मराठा चीफ्स थे वो आपस में ही लड़ रहे हैं पावर के लिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। तीसरा जो प्रॉब्लम था दैट वाज गुरखा पावर। गुरखास जो थे वो एक्सपैंड कर रहे थे। ठीक है, तो अब हेस्टिंग्स को क्या करना था? हेस्टिंग्स को किसी न किसी तरीके से मराठाओं से, गुरखाओं से और साथ साथ में पिंडारिस से किसी भी तरीके से जूझना था, उनसे जीतना था एक हिसाब से। अब गुरखा के साथ जो वार होता है दैट इज फ्रॉम 1814 टू 1816। नेपाल जो है ये क्या एक पावरफुल गुरखा स्टेट बन के निकलता है 1768 में। 1801 में क्या होता है? ब्रिटिश जो है, अंग्रेज जो है, वो गोरखपुर जो है वहां पे और बस्ती जो है उसको ले लेते हैं। किससे? नवाब औध से। नवाब औध से गोरखपुर और बस्ती को ले लेते हैं। अब क्या होता है कि ये जो मूव है इसके कारण से क्या हो जाएगा? नेपाल का जो बाउंड्री है, ठीक है, वो हो जाएगा ब्रिटिश फ्रंटियर के अंतर्गत में। ओके, और ये एग्रेशन का कारण बनेगा गुरखाओं का अंग्रेजों से युद्ध के लिए। मई 1814 में क्या होता है? गुरखा अटैक कर देते हैं ब्रिटिश पुलिस पोस्ट में और 18 पुलिस वालों को मार देते हैं। कब होता है ये? मई 1814 में। नाउ हेस्टिंग्स क्या करेंगे? भाई इतने सारे अंग्रेज पुलिस वालों का मृत्यु जो हुआ है उसका बदला तो लेना है, तो वो वार डिक्लेयर कर देते हैं नेपाल के ऊपर में। और 1814 में सेवरल बैटल्स होते हैं बिटवीन ब्रिटिश एंड द गुरखास एंड अमर सिंह थापा जो एबल जनरल होते हैं नेपाल आर्मी के, इनको सरेंडर करना पड़ता है। किसको? अमर सिंह थापा साहब को सरेंडर करना पड़ता है। और एक ट्रीटी आती है। कब आती है वो ट्रीटी? वो ट्रीटी आती है मार्च 1816 में और ट्रीटी का नाम है द ट्रीटी ऑफ सगौली। ठीक है, तो कौन सी ट्रीटी कंक्लूड होती है गाइस? द ट्रीटी ऑफ सगौली इज कंक्लूडेड एंड द गुरखास को एक क्लेम मिल जाता है ओवर तराई रीजन और उनको सीड कर दिया जाता है कुमाऊं और घरवाल में। ठीक है, गुरखास को विड्रॉ करना पड़ता है सिक्किम से भी और उनको एग्री करना पड़ता है कि वो अब काठमांडू में एक ब्रिटिश रेसिडेंट को रखेंगे। तो आपको ये भी याद होगा, ये भी एक नियम था कि ब्रिटिश रेसिडेंट को क्या करना था? ब्रिटिश रेसिडेंट को अपने राज दरबार में रखना था। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा मार्च 1816 में ट्रीटी ऑफ सगौली होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट।
तो पहला जो हेस्टिंग्स के सामने प्रॉब्लम था गुरखास, उनको उन्होंने समाप्त कर दिया, अब दो बाकी बच गए। चलिए अब देखते हैं पिंडारिस के साथ ये क्या करते हैं। तो ओरिजिन जो है पिंडारिस का, इसके बारे में कुछ भी तथ्यात्मक नहीं बताया जा सकता कि ये कहाँ से ओरिजिन कर रहे क्या थे। लेकिन इनका पहला रेफरेंस जो आता है वो मुगल इन्वेशन जब हुआ था महाराष्ट्र में, उसी समय से आता है। ये क्या करते थे, ये सर्व करते थे आर्मी को और कोई पेमेंट नहीं लेते थे, और ये इनको मौका दिया जाता था कि आप जाइए, आप डकैती करिए, आप प्लंडर करिए, ठीक है ना। अब इसी समय बाजीराव प्रथम जी का जो समय था, ठीक है, ये हॉर्समैन की तरह अटैच किए गए थे मराठा आर्मी में, ठीक है। अब इनके जो लीडर्स होते थे, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हिंदू थे, कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम कम्युनिटी से भी आते थे। जो चीफ थे, जो जो कुछ नाम जो चीफ थे, वो कौन थे, वे वासिल मोहम्मद चीटू और करीम खान, ठीक है। तो ये कुछ प्रोमिनेंट नेम्स हैं जो चीफ्स थे। 1812 में पिंडारी जो हैं ये प्लंडर करते हैं मिर्जापुर और शाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। और 1815 में ये निजाम के डोमिनियन में भी क्या करते हैं, वहां पे भी प्लंडरिंग करते हैं। 1816 में ये नॉर्दर्न सरकार में प्लंडरिंग करते हैं। तो 1812 में मिर्जापुर शाहाबाद, 1815 में निजाम का डोमिनियन, 1816 को नॉर्दर्न सरकार। लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये डिटरमाइन करते कि भैया ये पिंडारीज का जो है ये बहुत खेल हो गया, अब इन लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इन लोगों को सप्रेस करना है। तो लगभग लगभग 1,13,000 सैनिक लेकर ये क्या करते हैं, 300 गन और 1,13,000 सैनिक लेकर ये अटैक कर देते हैं चारों साइड से पिंडारिस के ऊपर में, और अपने खुद ये कमांड ले लेते हैं। कौन, आपके लॉर्ड हेस्टिंग साहब, और सर थॉमस को नॉर्थ साइड का कमांड दे देते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में क्या होगा, जब ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे सैनिक मिलके पिंडारियों को अटैक करेंगे तो पिंडारियों को क्या होना होगा, उनका जो बैंड है वो डिसइंटीग्रेट होगा ही होगा। और 1824 में जो पिंडारिस का मेनांस था उसका एक अंत आ जाता है, ठीक है। अब डाउनफॉल देखते हैं हम लोग मराठा कॉन्फेडरेसी। थर्ड मेजर अचीवमेंट जो लॉर्ड हेस्टिंग्स की होती है वो मराठाओं के खिलाफ में, क्योंकि मराठा पावर जो है वो वीकेंड हो गया था आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, ठीक है ना। द रिलेशनशिप ऑफ पावरफुल मराठा चीफ्स लाइक द भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, पेशवा, ये सारे म्यूचुअल जेलेसीज में थे, ठीक है। ये जितने भी मराठा लीडर थे, जो है भोसले, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, पेशवा, ये सब आपस में जलन की भावना से पीड़ित थे, ठीक है। और उसी का फायदा कौन उठाते, उसी का फायदा जो है वो ब्रिटिश रेसिडेंट्स वगैरह जो हैं ये सारे उठाते हैं। 1817 13 जून 1817 को क्या होता है कि ये जो एल्फिंस्टन जो हैं, ये कौन है, एल्फिंस्टन ब्रिटिश रेसिडेंट जो है एल्फिंस्टन, ये फोर्स करते हैं किसको, पेशवा को, कि वो एक संधि पे साइन करे, ठीक है, विच इज दैट संधि, द ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पूना पे साइन करे। और बाजीराव जो है उन्होंने अपना डिजायर जो है सुप्रीम हेड बनने का मराठाओं का, उसको छोड़ देते हैं बाजीराव साहब। लेकिन 5 नवंबर 1817 में क्या होता है, 5 नवंबर 1817 में ब्रिटिश रेसिडेंसी के ऊपर में अटैक होता है और उनको हरा दिया जाता है किर्की में, ठीक है। थर्ड मराठा वार की बात करें हम लोग, किर्की में हरा दिया जाता है। उसके बाद भोसले चीफ जो है, भोसले के जो चीफ हैं अप्पा साहिब, ठीक है, ये भी रिफ्यूज कर देते कि भैया मैं भी ट्रीटी ऑफ नागपुर नहीं मानूंगा, जो कि मैंने 17 मई 1816 में साइन किया था। अब इस ट्रीटी के तहत क्या होने वाला था, नागपुर जो है वो कंपनी के कंट्रोल में आ जाता। तो ये फिर से लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और लड़ाई लड़ने के बाद में क्या होता है, ये बैटल ऑफ सीता बाल्डी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ सीता बाल्डी। ये कौन लड़ रहा है, बैटल ऑफ सीता बाल्डी नागपुर के लिए अप्पा साहिब लड़ रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1817 में वो डिफीटेड हो जाते हैं, हार जाते हैं। अब 1818 में क्या होता है, सिंधिया जो है उनको भी एक संधि साइन करनी पड़ती है, और उसके तहत क्या होगा, उसके तहत उनको अजमेर जो है उसको देना होगा नवाब ऑफ भोपाल को, ठीक है, वो भी ब्रिटिश के अंदर ही आते हैं। अब गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा जो है ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं अहमदाबाद को ब्रिटिशर्स को।
अब राजपूत स्टेट्स जो थे वो भी पिंडारीज के जो अंदर में थे वो भी फ्री हो गए थे। ठीक है, तो ये चीजें जो हो रही है ये मराठा वार के अंतर्गत हो रही है। और कॉजेस क्या थे, ये मराठा जो इतने आसानी से हार मान गए, इनका सबसे बड़ा कॉज ये था कि ये कोई लीडर को स्वीकार नहीं कर पाए। ठीक है, ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स थे, इन्होंने अपने आप को ही एक चंक अपना जो बनाया था, अपने चंक को ही बना बना के उसी की लीडरशिप कर रहे थे। ये अपने आप को यूनाइट करके एक प्रॉपर एक सिंगुलर लीडर के अंदर नहीं लड़ पाए। दैट वाज वन मोर रीजन। ठीक है, सेकंड रीजन जो था इनकी मिलिट्री वीकनेस थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अंग्रेजों की जो मिलिट्री होगी उसमें ज्यादा डिसिप्लिन होगा, उनके जो वेपन्स होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे और ऑर्गेनाइज तरीके से वो लड़ेंगे। ओके, मेजर ड्रॉबैक जो मराठा पावर का था दैट वाज म्यूचुअल बिटरनेस। ठीक है, और कोई भी कोऑपरेशन, कोई भी सहभागिता तो उन लोगों के अंदर थी ही नहीं। ठीक है, देयर वाज लैक ऑफ कोऑपरेशन। मराठा जो थे ये हार्डली किसी भी पॉजिटिव इम्पैक्ट कोई भी यहाँ पे दिखाई देता था, और कोई भी कोर्डियल रिलेशन इनका नहीं था, आपस में तो था ही नहीं। जो बाकी प्रिंसेस थे, बाकी जो नवाब थे इंडिया में, बाकी जो भी राजघराने थे, उनके साथ में भी इनका रिलेशन जो था वो अच्छा नहीं था। एंड लास्टली इन्होंने अंग्रेजों के साथ भी अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे उनको कभी जज ही नहीं किया अच्छे से। एंड दिस वेर ऑल द रीजंस फॉर द कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ मराठास। तो ये सारे रीजंस थे। नाउ रिफॉर्म्स कुछ लेकर आए थे हेस्टिंग साहब। क्या रिफॉर्म्स थे? ये गवर्नर जनरलशिप जो थी लॉर्ड हेस्टिंग की, ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे थी, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसका भी एक्सपेंशन हुआ था, ये हम लोगों ने देखा। ये राइटवारी सिस्टम जो था उसको ये इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे? मद्रास प्रेसिडेंसी जो है वहां पे सर थॉमस मुनरो है, वहां पे ये इंट्रोड्यूस करते हैं इसे। पुलिस सिस्टम जो है बंगाल का उसको एक्सटेंड करते हैं बाकी दूसरे रीजन्स में। और इंडियन मुंसिफ्स, अगर आप लोगों को याद हो, इंडियन जजेस जो होते थे उनको इंडियन मुंसिफ्स बोला जाता था, तो उनको भी अपने एडमिनिस्ट्रेशन में ये जगह देते हैं। ना सेपरेशन जो था जुडिशियल का और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ये रिजिडली फॉलोड नहीं हुआ। ठीक है, तो जुडिशियल और रेवेन्यू जो है वो टोटली क्या है, सेपरेट नहीं हो पाया था। एंड इंस्टीड जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते थे वही मजिस्ट्रेट के तौर पे काम करते थे। हेस्टिंग्स जो है उन्होंने एनकरेज किया था जो वर्नाकुलर स्कूल्स होते हैं, मिशनरीज होते हैं अदर, और उनके द्वारा ये जो वर्नाकुलर स्कूल्स है उसको आगे ले आने में 1817 में, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदू कॉलेज जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं कैलकाटा में। आज भी आप देख सकते हो, ठीक है, हिंदू कॉलेज। तो 1817 में हिंदू कॉलेज को ये एस्टैब्लिश करते हैं, और ये फॉर द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंस। ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भी कभी कभी आता है कि हिंदू कॉलेज है तो क्या हिंदुओं के रिलीजन्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। वहां पे इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, वेस्टर्न साइंस पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और हेस्टिंग साहब क्या थे, वो पेट्रोन थे इस कॉलेज के। ठीक है, तो पेट्रोनेज जो प्रोवाइड कर रहे थे हेस्टिंग साहब, वो हिंदू कॉलेज को वो खुद प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, साथ ही में अगर आप देखोगे तो इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दिया था। सेंसरशिप जो लगी थी 1799 उसे खत्म किया। बंगाली वीकली समाचार दर्पण जो है ये 1818 में मार्समैन के द्वारा, श्री राम मिशनरी जो थी उसके द्वारा स्टार्ट हुआ था इनके ही समय में। तो याद रखिएगा, बंगाली वीकली समाचार दर्पण 1818 में मार्समैन श्री राम मिशनरी के द्वारा ये स्टार्ट हुई थी। दिस वाज द रिफॉर्म ऑफ हेस्टिंग्स। नाउ लॉर्ड हेस्टिंग वाज एन एबल सोल्जर एंड अ ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, उनका जो व्यूज था एजुकेशन के ऊपर में वो भी हम लोगों ने देखा, लिबरल थे। प्रेस वो भी अच्छा ही था, कमेंडेबल था। इन्होंने किसको किसको सप्रेस किया? इन्होंने पिंडारीज को सप्रेस किया, इन्होंने मराठाओं को सप्रेस किया, इन्होंने पावर जो है गुरखास की उसको भी कम किया। ठीक है, टेरिटोरियल गेन्स इनके क्या थे? अगर आप देखोगे तो इन्होंने ही वाज द मेकर ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। और अगर आप शॉर्ट में बोलोगे तो इन्होंने जो भी वेलेस्ली साहब ने काम किया था उसे इन्होंने क्या किया, इससे इन्होंने कंसोलिडेट किया, उसे उन्होंने और मजबूत किया। So that was the estimation of that was the estimation of Lord Hastings. Okay guys, so this is it. We will be bringing a question answer series, a separate class of all the 1 2 3 4 lessons. So do join us for that. If you are liking the classes guys, तो please like करिए, share करिए, subscribe करिए, और different platforms पे आप हमें join कर सकते हो। And जाने से पहले sincerely thanks
थैंक्स अ लॉट, क्योंकि आपके समय और आपके कैरियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और अगर आप हमें हमारा हमारे कार्य को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप अपना समय अगर हमें देते हैं तो वी सिंसियरली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो वेरी मच। वी विल मीट